हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस समय मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया एएसओ का सहायक सांख्यिकी अधिकारी के अंतर्गत कॉमर्स सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसमें मैं आपको इसके पहले जो वीडियो प्रोवाइड कराया हूँ फ्रेंड्स, वो आपका डिप्रिसिएशन का था। डिप्रिसिएशन के बाद आज मैं इस पर चर्चा करूंगा रोकड़ प्रवाह विवरण या कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एएसओ के यूपी ट्रिपल एससी के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉमर्स का जो दिया गया फ्रेंड्स, उसमें हम 1 बाय 1 करके आपको ये प्रोवाइड करवाएंगे वीडियो। इसके पहले फ्रेंड्स हम आपको जो है हाथ से लिखकर, हैंड राइटिंग से लिखकर आपको वीडियो बनाते थे, लेकिन अब पीपीटी फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर से टाइपिंग कराकर पीपीटी में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो अब आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसको सपोर्ट करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले आज मैं देखूंगा फ्रेंड्स रोकड़ प्रवाह विवरण। तो रोकड़ प्रवाह विवरण में अगर हम देखते हैं, इसको कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, ये देखा जाता है कि रोकड़ अर्थात कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से हम यहाँ कंपेयर करते हैं। तो क्या कितना पैसा या कैश एंड इक्विवेलेंट में हमारे संस्था में आ रहा है, कितना जा रहा है। तो इनफ्लो और आउटफ्लो की बात यहाँ करते हैं, जिसको हम लोग अंतर प्रवाह या बहिर्प्रवाह करते हैं। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। देखते हैं इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसमें फ्रेंड्स इसका क्या अर्थ है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण और अंतर प्रवाह विवरण। तो रोकड़ में देखते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट तुल्य रहता है। तो प्रवाह का मतलब होता है फ्लो फ्रेंड्स। जैसे पानी का बहाव होता है उसको हम लोग प्रवाह कहते हैं, उसी प्रकार जो धन का प्रवाह होता है, अब वो अंतर्वाह और बहिर्वाह दो प्रकार का होता है। तो जो प्रवाह होता है एक निश्चित समयावधि में होता है, जिसमें इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। जब हमारे संस्था में पैसा, कैश या कैश इक्विवेलेंट चीजें आती हैं तो उसको हम लोग अंतर प्रवाह या इनफ्लो कहते हैं। यदि हमारी संस्था से बाहर कैश या कैश इक्विवेलेंट चीजें जाती हैं तो उसको हम लोग बहिर्प्रवाह करते हैं। ये एक एक चीज फ्रेंड्स हम क्लियर करते चलेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। ये एएसओ के सिलेबस में शामिल है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आगे देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रेंड्स एक विवरण है, ये कोई खाता नहीं है, इसको जानना आप लिए आवश्यक है। इसका अर्थ क्या है, दो लेखा अवधियों के मध्य कैश का अंतर्वाह व बहिर्वाह की जानकारी के लिए जो विवरण बनाया जाता है, मतलब दो लेखा अवधियों के मध्य जो कैश का अंतर्वाह व बहिर्वाह की जानकारी के लिए जो विवरण बनाया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण। अब रोकड़ प्रवाह विवरण में केवल हम कैश से संबंधित बात करेंगे, कैश या कैश इक्विवेलेंट। इसके बाद जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है उसमें फंड से संबंधित होता है, तो कैश के अलावा भी चीजें वहां शामिल होती हैं, लेकिन हम यहाँ रोकड़ पे बात करेंगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से चीजें आपको बताई जाएंगी। आगे देखते हैं कैश प्रवाह विवरण या रोकड़ प्रवाह विवरण जो है फ्रेंड्स, ये लेखा मानक 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है उसके लेखा मानक 3 के अनुसार बनाया जाता है। तो परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके अंतर्गत कोष प्रवाह विवरण बनाया जाता है, तो आपको आंसर सही करना होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के अनुसार यह है। आगे देखते हैं सूचीबद्ध या लिस्टेड कंपनियों के लिए बनाना जरूरी होता है। इसके फीचर में अगर हम देखें, सूचीबद्ध या लिस्टेड कंपनियों के लिए बनाना जरूरी होता है वे कंपनियां जिनका टर्नओवर 50 करोड़ या इससे अधिक है, इनको बनाना जरूरी है। अर्थात 50 करोड़ या इससे अधिक जिसकी टर्नओवर है उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य है या जरूरी है। अब रोकड़ प्रवाह
रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने की प्रक्रिया या विधियां कितने प्रकार की हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिचालन संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह या ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसको क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और दूसरा जो है फ्रेंड्स आपका विनियोग या विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहते हैं। और तीसरे प्रकार का जो रोकड़ प्रवाह विवरण होता है वो वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह विवरण, जिसको हम लोग फाइनेंशियल या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहते हैं। तो इस पीपीटी में फ्रेंड्स टाइप करते वक्त कुछ मिस्टेक जो हो गई है उसको हम आपको सुधार के बताएंगे क्या है। आगे वाले वीडियो में हम उम्मीद करेंगे कि आपको टाइपिंग मिस्टेक नहीं मिलेगा। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह कैसे होता है। तो इसकी दो विधियां हैं। पहली क्या है, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, और दूसरा जो है अप्रत्यक्ष विधि इनडायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स प्रत्यक्ष विधि पर। अब प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड। तो इसमें अब जो प्रत्यक्ष विधि होता है डायरेक्ट मेथड में, इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो दो प्रकार का होता है। तो इनफ्लो जो है और आउटफ्लो ये दो प्रकार का होता है। इनफ्लो में क्या होता है, जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे संस्था में या कंपनी में आती हैं तो उसको हम लोग इनफ्लो या अंतर्वाह कहते हैं। और जब संस्था से कैश या कैश इक्विवेलेंट चीजें बाहर जाती हैं तो उसको हम लोग आउटफ्लो या बहिर्प्रवाह कहते हैं। अब जैसे कैश सेल, कैश सेल का मतलब नकद बिक्री। जब नकद बिक्री होगी तो पैसा आपके पास आएगा और माल आपके पास से जाएगा, तो क्या होगा, कैश आपके संस्था में आ रहा तो इनफ्लो होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंतर्वाह कहेंगे। सेकंड देखते हैं रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कस्टमर, अर्थात डेटर्स जो कस्टमर है उनसे हमें जो प्राप्त हुआ, पैसा प्राप्त हुआ तो इनफ्लो के अंतर्गत रखेंगे। नेक्स्ट है ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड, अर्थात जो व्यापारिक कमीशन है वो हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो जब प्राप्त होंगी तो हमारे संस्था में आएंगी तो उसको हम लोग कैश इनफ्लो के अंतर्गत रखेंगे। आउटफ्लो में अगर हम देखते हैं कैश परचेज, मतलब नगद हम खरीद रहे हैं, तो अगर किसी वस्तु को या माल को हम नगद खरीद रहे हैं तो पैसा हमारे संस्था से या हमारे पास से जाएगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटफ्लो या बहिर्प्रवाह। सेकंड अगर हम देखते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर सप्लायर, मतलब अगर क्रेडिटर लेनदार को या सप्लायर को हम पेमेंट करते हैं, नगद पेमेंट करते हैं, नगद जब आता है तो मतलब आउट इनफ्लो, और जब नगद जाता है तो उसको आउटफ्लो कहते हैं। तो पेमेंट टू क्रेडिटर सप्लायर तो क्या हो गया, बहिर्प्रवाह हो गया। और कमीशन पेमेंट, अर्थात कमीशन का हम लोग पेड किए हैं तो पैसा वहां भी जा रहा है। तो इस प्रकार से ये डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत इनफ्लो और आउटफ्लो को हम लोग देखते हैं। आगे है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसमें हम देखते हैं क्या है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत। तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ विनियोज लिखा है तो विनियोजन क्रियाएं हैं, तो इसको आप समझ लीजिएगा, ये क्या लिखा है, विनियोजन क्रियाएं, विनियोजन क्रियाएं इसको हम लोग कहते हैं। तो ये विनियोजन क्रिया है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब विनियोजन क्रिया में क्या है, इनफ्लो और आउटफ्लो, यहाँ दो है। अब यहाँ हम देखते हैं कि विनियोजन में क्या होता है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जब हम अस्थाई संपत्ति को बेचते हैं, अगर किसी संस्था से स्थायी संपत्ति को बेचा जाता है तो नगद पैसा हमारे पास आता है, हमारी संस्था में नगद पैसा आता है तो उसको हम लोग इनफ्लो कहेंगे, अर्थात अंतर्वाह। तो संपत्तियों के विक्रय से जो पैसा आता है उसको इनफ्लो में रखते हैं, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। उसी प्रकार से अगला है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अर्थात जब किसी विनियोग को हम लोग बेचते हैं तब भी पैसा आता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज हमें प्राप्त हुआ, या डिविडेंड रिसीव्ड, या लाभांश भी जो हमें प्राप्त हो वो क्या हमारी इनफ्लो होंगी। इसी प्रकार से परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, मतलब स्थायी संपत्तियों को जब खरीदेंगे तो पैसा बाहर जाएगा तो आउटफ्लो होगा। और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट,
अगर हम विनियोग को भी खरीदते हैं तो क्या है, हमारे पास पैसा हमारे पास से जाता है तो उसको हम लोग आउटफ्लो में रखते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड। इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड में क्या है, जैसे यहाँ अगर फ्रेंड्स यहाँ ये मिस प्रिंटिंग है तो ये गैर वित्तीय संस्था है और ये वित्तीय संस्था जो कि बैंक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या वित्तीय संस्था जैसे बैंक है, वहाँ वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है। तो अगर परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो किस एक्टिविटी में आएगा, तो आप जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेक्ट करके क्वेश्चन आएंगे। और अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात है तो गैर वित्तीय संस्था उसमें शामिल होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वित्तीय संस्थाओं में वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, तो यहां भी आपका आउटफ्लो और इनफ्लो की बात होगी। अब जैसे इनफ्लो और आउटफ्लो, तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कैसे होते हैं। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज या फाइनेंशियल से हमारा शेयर मार्केट हो गया, तो शेयर मार्केट में क्या होता है, इशू ऑफ शेयर, प्रेफरेंस या इक्विटी। ये इक्वलिटी नहीं फ्रेंड्स, ये इक्विटी होगा, QUTY, वो ये हो गया इक्विटी। तो यहाँ इक्विटी इसको समझिएगा। तो इशू ऑफ शेयर मतलब अगर शेयर का निर्गमन करते हैं तो पैसा हमारे पास आता है तो इनफ्लो में जाएगा। इशू ऑफ डिवेंचर, अगर ऋण पत्र, तो अगर डिवेंचर या ऋण पत्र को हम लोग क्या है इशू करते हैं, निर्गमित करते हैं, तो वहां से क्या है इंटरेस्ट के रूप में पैसा हमारे पास आता है तो इनफ्लो होता है। और लॉन्ग टर्म लोन फ्रेंड्स ऐसे ये स्पेलिंग है तो मिस स्पेल्ड हुआ है, ध्यान दीजिएगा। लोन, लॉन्ग टर्म लोन रिसीव्ड, जब हमारा लॉन्ग टर्म लोन रिसीव्ड होता तो क्या होता, पैसा हमारे संस्था में आता, हमारे पास आता है तो उसको इनफ्लो में रखेंगे। उसी प्रकार से आउटफ्लो में देखते हैं तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का शोधन यह करते हैं, और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अर्थात ऋण पत्र का भी शोधन करते हैं। तो शोधन करने पर क्या होता है, पैसा हमारा जा रहा है, संस्था से हमें पैसा देना पड़ता है, जब उसका शोधन करते हैं तो वो किस में आएगा, आउटफ्लो के अंदर जाएगा। डिविडेंड पेड, लाभांश हम पेड कर रहे हैं, जो शेयरधारियों को लाभांश मिलता है उसको हम पेड करते हैं तो पैसा जा रहा है। और रीपेमेंट ऑफ लोन हो गए, तो रीपेमेंट ऑफ लोन वहाँ भी पैसा जा रहा है। और इंटरेस्ट पेड, अगर हम ब्याज जो है रिसीव्ड कर रहे हैं ब्याज तो हमारा इनफ्लो होगा, अगर हम दे रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं तो वो आउटफ्लो होगा। ये यहां से हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं इसको हम देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट कोष प्रवाह विवरण एज ऑन से हम लोग शुरू करते हैं, ये उसका फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट में क्लियर कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स, बाकी जो न्यूमेरिकल चीज़ें हैं वो आपको अपने तरफ से देखना होगा। यहाँ मैं थ्योरिकल चीज़ें आपकी कंप्लीट कर दे रहा हूँ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर हम देखते बनता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कितना आ गया। उसके बाद फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और फिर तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तीनों एक्टिविटीज़ को हम लोग यहाँ लिखेंगे। फिर नेट डिक्रीज ऑब्लिक इंक्रीज फ्रॉम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ हो जाएगा। अब उसमें हम लोग प्लस करेंगे ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, प्लस कर देंगे। फिर जो हमारा टोटल आएगा वो आ जाएगा फ्रेंड्स क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक प्रारूप है, फॉर्मेट है, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। नोट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी देख लेना। कैश इक्विवेलेंट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले ध्यान देना है 3 महीने के अंदर 3 मंथ के अंदर कैश में कन्वर्ट होने वाले आइटम जैसे कैश या बैंक बैलेंस, मतलब हम उन चीज़ों को या उन ट्रांजैक्शन को ही कैश इक्विवेलेंट समझते हैं जो 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। अब जैसे बैंक में बैलेंस है उसको हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, कैश है तो आपका ऑलरेडी कैश है,
अर्थात इसका जो कहने का मतलब है कि 3 महीने के अंदर अगर आपका कैश में कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी स्टॉक भी हुआ, तो वो आपका कैश इक्विवेलेंट के अंतर्गत आएगा। ये यहाँ हो गया चीजें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ फ्रेंड्स अगर ध्यान से आप देखें तो डायरेक्ट मेथड हम बता चुके हैं, ये अप्रत्यक्ष विधि है। इनडायरेक्ट मेथड ओपनिंग नहीं होगा फ्रेंड्स, ये ऑपरेटिंग होगा, ये ऑपरेटिंग हुआ। टाइप मिस्टेक है तो इग्नोर करना फ्रेंड्स, और आगे वाले वीडियो में हम उम्मीद करेंगे कि आपको टाइप मिस्टेक नहीं मिलेंगी। अप्रत्यक्ष विधि बहुत ध्यान से समझना, सबसे क्रिटिकल यही होता है, तो इसको हम विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। उसके बाद उसमें ऐड किया जाता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चूंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो ऐड करेंगे इसमें नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये ऐड हो जाएगा। फिर जैसे अब इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे ये डायरेक्शन ही डिप्रीसिएशन होगा, तो डिप्रीसिएशन ऑफ फिक्स असेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोपोज डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, और फिर इसमें से लेस हम लोग करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लेस करेंगे। तो फिर हमारा जो आ जाएगा वो आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, यहाँ आ जाएगा। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर कैपिटल चेंज हम देखेंगे आगे क्या होगा। तो आगे इसमें देखते हैं, इसमें ऐड करेंगे हम डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, अर्थात संपत्ति में जो हमारी जो चालू संपत्ति है, चालू संपत्ति में जो कमियां होंगी उसको हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और क्या ऐड करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, अर्थात करंट मतलब करंट एसेट्स में जो कमी होगी उसको ऐड करेंगे। और इंक्रीज इन लायबिलिटीज, अर्थात जो दायित्व में हमारी वृद्धि होगी उसको, यहाँ दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद उसमें से हम लोग लेस क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, अर्थात जो चालू दायित्व है उसमें जो वृद्धि हो रही है उस आइटम को हम यहाँ लेस करेंगे। और फिर लेस करेंगे उसमें से डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अब इन चारों में आपको देखना है, तो यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, मतलब चालू संपत्ति में जो कमियां हो रही हैं उसको जोड़ेंगे, चालू दायित्व में जो वृद्धि हो रही है उसको जोड़ेंगे, और चालू दायित्व में जो कमी हो रही उसको घटाएंगे, और चालू संपत्ति में जो कमी हो रही है यहाँ उसको डिक्रीज करेंगे, लेस करेंगे। डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटीज, दोनों में कंट्राडिक्शन है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। उसके बाद टोटल करेंगे, फिर लेस टैक्स पेड, और टैक्स जो रहता है उसको पेड करेंगे, और फिर हमारा कंप्लीट रूप से आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का अप्रत्यक्ष विधि था। तो प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि दोनों में जो अंतर है यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो है कोष प्रवाह विवरण का वीडियो था। इसमें हम आपको कोष प्रवाह विवरण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत कोष विवरण, प्रवाह विवरण कैसे बनाए जाते हैं, इस संबंध में चर्चा की। आगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो भी आपको कॉमर्स से रिलेटेड लेकर आएंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आएगा। फ्रेंड्स कुछ टाइपिंग मिस्टेक इसमें थी जिसको हम अगले वीडियो में सही करके आपके सामने लाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।